तो यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बताता चलूं, आप में से काफी लोग चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द बाकी को अपलोड करूं, तो मैं तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे काम करने के लिए तैयार हूं। पर सवाल ये है, क्या आप लोग तैयार हैं मेरी रिक्वेस्ट पे काम करने के लिए? अगर आप लोग चाहते हैं मैं जल्द से जल्द बाकी को अपलोड करूं, तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप लोग मेरे सेकंड चैनल मांगा रैंक्स को भी जरूर सपोर्ट करें। मांगा रैंक्स पे मैंने ग्लटनी नाम का एक मांगा शुरू किया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा गजब का है। इसके साथ ही साथ और भी काफी मांगा शुरू करूंगा, तो यार सपोर्ट के लिए प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा। मांगा रैंक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन पाओगे, और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बाकी अपलोड हो और जल्दी से जल्दी अपलोड हो। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत कात्सुमी से होती है, और आज हम उसकी आंखों में एक सीरियस सी लुक देख पाते हैं। वो एक लंबी सी सांस पड़ के अपने पूरे जिस्म को रिलैक्स करता है, और बस नजर चपकते 6-7 बार तो एक ही झटके में पंचिंग बैग पे थोप डालता है। हम देख पाते हैं वो अपने घुटनों पे बैठा होता है, और कोई बात उसे परेशान करी होती है। उसे यहाँ पे यूजिरो हानमा की एक बात याद आने लगती है, जहाँ पे यूजिरो हानमा ने उससे कहा होता है कि तुम्हें तो यहाँ पे कोई नहीं चाहता, ना कि बाकी और ना कि तुम्हारा अपना फादर खुद भी। यही बात कात्सुमी के अंदर ही अंदर से तोड़ी होती है, मरोड़ी होती है और उसे झंझोड़ी होती है। उसके बाद वो दूसरे सी में शिनशिनकाई डोजो के हेडक्वार्टर के ऑफिस में बैठा होता है। वो खुद भी अंदर ही अंदर से पूरे तरीके से यूजिरो हानमा की बातों से एग्री भी करता है, और वो खुद ये सोचने लगता है जैसे कि यूजिरो हानमा ने कहा, हर कोई महसूस कर पाता है, ये तो बस मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे फादर ने मुझे शिनशिनकाई डोजो के हेडक्वार्टर का चेयरमैन बना दिया, वरना मैं इस मकाम के काबिल नहीं हूँ। शिनशिनकाई डोजो दुनिया में सबसे बड़ा कराटे का डोजो है। मेरे पास इसको चलाने के लिए एबिलिटीज नहीं है। मेरे पास तो अपने फादर जैसी कोई हिस्ट्री भी नहीं है, लेजेंड्स और करिश्मा। तो इसके लिए अपनी हिस्ट्री बनाने के लिए मैं लड़ूंगा, मैं उससे लड़ूंगा। कात्सुमी को अपने मेंबर्स की तरफ से कॉल आती है। कात्सुमी ने इन्हें टास्क दिया होता है कि तुम लोग मेरे लिए पिकल को ढूंढो। इसी को लेके उसके मेंबर्स उसे इन्फॉर्म करते हैं कि सर, एक ट्रक की हालत हमें काफी रफ कंडीशन में मिली है। इंडीड इसके पीछे पिकल का हाथ है, और बदकिस्मती ये है सर कि पिकल ऑलरेडी यहाँ से फरार हो चुका है। इससे पहले हम आगे बढ़े गहराइयों में हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे कात्सुमी डोजो के सारे बंदों को हाल में इकट्ठा करके अनाउंस कर रहा होता है, स्टूडेंट्स मैं आप सबके साथ एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहूंगा। ये बात कायो रेट्सू के बारे में है, और इंडीड वो हमारा सबसे बेस्ट टीचर था, और पिकल नामी शख्स ने या फिर हैवान ने उसकी हालत काफी बुरी कर दी है। इसलिए शिनशिनकाई डोजो अपने टीचर का बदला पिकल से पूरा करेगा। ओक्यो में मेरा ऑर्डर 225 ब्रांच तक पहुंचा दो। फिर इसी तरह कहानी प्रेजेंट में जाती है कात्सुमी पे, जहाँ पे वो अपने सामने डोपो अरोची को पाता है। कात्सुमी उसे यूं अपने सामने खड़ा होता देख के कात्सुमी काफी गुस्से से कहने लगता है, फादर मत बताओ आप मुझे यहाँ पे रोकने आए हैं। डोपो अरोची फिर कात्सुमी से सवाल पूछने लगता है, कात्सुमी मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, क्या तुम्हें मालूम है मार्शल आर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? वो है सर्वाइवल, सर्वाइव करना। कात्सुमी तुम्हें तभी लड़ना चाहिए जब तुम्हें मालूम हो कि तुम जीत के ही वापस आओगे। तो मैं तुम्हें साफ साफ बताऊंगा, तुम उसके खिलाफ नहीं जीत सकते। कात्सुमी एक मुस्कुराहट के साथ बोलने लगता है तो ये बात है, मगर जब आप चेयरमैन होते थे और हमारी ब्रांचेस में मीटिंग्स के दौरान डिफरेंट चीफ्स के डिफरेंट ओपिनियंस होते थे, तब तो आप उन्हें बोलते थे हम सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं, हम ये डिसाइड करेंगे मर्दों की तरह अपने हाथों के दम से। यहाँ तक जब आप दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर यूजिरो हानमा से लड़े थे, तब तो आपने ये नहीं कहा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद डोपो अरोची अपने बेटे कात्सुमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर कहानी जाती शिनशिनकाई डोजो के मेंबर्स के, जहाँ पे फाइनली उन्होंने पिकल को ट्रैक डाउन कर लिया होता है। भाई जारी सी बात है, शिनशिनकाई डोजो के मेंबर्स पूरे जापान में फैले हुए हैं। कोई पुलिस में बढ़ती है तो कोई क्या काम करता है। पिकल जैसे को ढूंढना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। खैर वो पिकल को अपने साथ ले जाने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पे कारोहाना यामा आता है। यार कारोहाना यामा को कौन नहीं जानता होगा, वो सबसे बड़ा गैंगस्टर है। चाहे वो माफिया हो, पुलिस हो, आर्मी चीफ हो, सब जानते कारोहाना यामा को। यूं ही अपने सामने कारोहाना यामा को देख के शिनशिनकाई डोजो के मेंबर्स वालों की घिली हो जाती है। भाई जारी सी बात है, कारोहाना यामा तो कारोहाना यामा है। इन सब में शिनशिनकाई डोजो का एक मेंबर हाना यामा के सामने आके बोलने लगता है, हाँ सर
माफी चाहता हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। इससे पहले वो आगे एक शब्द भी कह पाता कि तभी कारो हानायामा का सेकंड इन कमांड सी मेंबर के एकदम पास से आके कहने लगता है, ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं, हाँ यहाँ से खिसक ले। ये सब कुछ वो छुरी के दम पे उसे धमकाते हुए कह रहा होता है। इस पर शिनशिकाई डोजो का मेंबर भी बोलने लगता है, माफी चाहता हूँ मगर हम भी पीछे नहीं हट सकते। हमें काटसुमी ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं और ऐसी सूरत हाल के लिए भी उसने हमें कुछ सिखाया हुआ है। ये कहते हुए शिनशिकाई डोजो का मेंबर अपने हाथ के तले उसके मुंह पे जोर से मारता है और फिर ऐसी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए वो अपनी लात को उसके हाथ पे मारता है और ऐसा करते हुए वो उसके हाथ से ब्लेड को उछाल डालता है। वो ब्लेड जूं जूं उछल के नीचे गिर रहा होता है, उस दौरान वो कारो हानायामा और पिकल के बीच में से गुजरने लगता है। तो पिकल और कारो हानायामा दोनों के दोनों उस ब्लेड को जा पकड़ते अपनी ग्रिप से और अब वो ब्लेड दोनों की पकड़ के बीच में है। पर बात तो यहाँ पे आके खत्म होने का नाम तक ना लेती। यहीं पे कारो हानायामा नाइफ समेत पिकल के हाथ पे जोर डालने लगता है। ऐसा करते हुए ना कि कारो हानायामा के हाथ को कुछ होता है और ना कि पिकल के हाथ को, बस बीच में एक चीज टूटती है और वो होती है डैगन नाइफ। यही चीज से पिकल को मालूम पड़ जाता है कि इस साले ने मुझ पे हमला किया। इसके साथ ही साथ पिकल को कुछ ऐसा भी महसूस होने लगता है कि ये बंदा मुझे पसंद भी करता है। और यहाँ पे मैं गे वाली फीलिंग नहीं कह रहा बल्कि वॉरियर टू वॉरियर वाली फीलिंग्स कह रहा हूँ। अब पिकल भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है कि इसी बीच में सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में देख पाते हैं जहाँ पे कात्सुमी अपने खतरनाक मूव का इस्तेमाल करके टोपो ओरोची को बेहोश कर डालता है, जिसके बाद कात्सुमी उससे माफी मांगने लगता है। माफी चाहता हूँ फादर, आपने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि इन जानलेवा टेक्निक्स का इस्तेमाल मैं अपने फादर पे करूंगा। कहानी एक बार फिर से पिकल पे जाती है जहाँ पे पिकल कारो हानायामा को एक ही पंच से सीधा उड़ा के फेंकता है। ये देख के कारो हानायामा के सेकंड इन कमांड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जो इसी गुस्से में बहते हुए पिकल पे हमला करने की कोशिश करता है। पिकल बिना कोशिश किए उसका बस हाथ पकड़ के आसानी से तोड़ डालता है। बस इसी तरह पिकल अपनी पीठ करके यहाँ से जाने लगता है। शिनशिकाई डोजो का वही मेंबर पिकल को यहाँ से जाने ना देता और वो उस पर लगातार वार करना शुरू करता है। पिकल को यहाँ तक उसके हमले महसूस तक नहीं होते और बस पिकल अपने एक ही हाथ के दम से उसे जमीन पे पटक डालता और वो यहीं पे बेहोश हो जाता है। पर इसी बीच में पिकल दोबारा से अपने सामने कारो हानायामा को खड़े हुए पाता है। उससे अपने सामने खड़ा देख के पिकल उस पे चार्ज करते हुए से पीछे धकेलने लगता है। धकेलते धकेलते ही एक वक्त आता है कि जहाँ पे पिकल को कुछ यूं महसूस होने लगता है जैसे कि वो ट्रिक के रेटअप्स को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है और यहीं पे कारो हानायामा अपने कदम जमा के खड़ा हो जाता है। पिकल अब उसे अपनी जगह से हिला ना पाता। पिकल को तो यही लगता होता है कि उसने हमेशा से अपने से बड़े लोगों से पंगा लिया है, पर आज जरा देखो तो सही उसकी बॉडी उससे काफी ज्यादा छोटी है। याद रखो पिकल ने डायनासोर्स जैसे बड़े बड़े अपोनेंट से लड़ा हुआ है। यहाँ तक तो कुछ के साइज तो पहाड़ के मानत तक होते थे। पिकल को इस बात का एहसास होता है कि यार ये दुनिया मुझसे काफी ज्यादा नावाकिफ है, पर जो चीजें इससे भी ज्यादा नावाकिफ है वो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। पहले जो उसके अपोनेंट्स थे वो काफी बड़े बड़े होते थे और चैलेंजेस होते थे, पर यहाँ के जो अपोनेंट्स हैं वो साइज में काफी ज्यादा छोटे होने के बावजूद भी उन क्रीचर से ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि डॉग्स वगैरह अपने मालिक को पसंद करते होते हैं। अब ठीक इसी तरह पिकल भी कोई फीलिंग्स और जज्बात अपने दिल में रखता है। पिकल के दिल में सिर्फ दो शख्स के लिए काफी ज्यादा इज्जत होती है, एक तो वो रेट्सू होता है और दूसरा शख्स उसके ठीक सामने खड़ा है जिसका नाम है कारो हानायामा। कारो हानायामा यहाँ पे पिकल को वार्न भी करता है, चाहे जरूर तुम अपने वक्त में डायनासोर खिलड़ के लाते होगे, पर इसके आगे इस वक्त मेरे आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कहते हुए वोल्टा पिकल को पीछे धकेलने लगता है। यहाँ तक पिकल रोकने की कोशिश भी कर रहा होता है। यहाँ तक अपनी कोशिश करते करते पिकल ने जो बूट्स वगैरह चुराए होते हैं वो भी यहीं पे फट जाते हैं। बस यार तुम लोग इतना जरूर याद रखना, कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। तो यार मैं कारो हानायामा की बैक स्टोरी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। ऐसे मुख्तलिफ सूरत हाल से वो गुजरा है और स्ट्रॉन्ग बना है। यार कैसे उसने अपने बैक पे पीछे टैटू को मुकम्मल किया, यही वजह है कारो हानायामा की गॉड लाइक स्ट्रेंथ की, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी शख्स के गॉड लाइक स्ट्रेंथ के आगे यहाँ तक पिकल के राइवल्स डायनासोर्स की भी गीली हो जाएगी। वैसे पिकल भी इन दिनों में काफी बोर हो रहा था रेट्सू के लड़ने के बाद, और अब हम देख पाते हैं पिकल के चेहरे पे वो थोड़ी सी मुस्कुराहट सी। बस यहाँ तक पिकल उस पे टूट पड़ने के लिए दोबारा से तैयार होता है। तभी कारो हानायामा अपना सख्त किस्म का हाथ बड़े नरम तरीके से पिकल के चेहरे पे रख के बोलने लगता है, भाई मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे रास्ते में आया, पर अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, बल्कि जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो तुम्हारे रास्ते में आएगा।
फिर कारो हानायामा उस शख्स का नाम लेते हुए बोलने लगता है, बाकी हानमा, तुम्हें आने में काफी देर हो चुकी है। मैंने कब से तुम्हारे लिए पिकल को रोक के रखा हुआ था। बाकी आते सारी सबसे पहले कारो हानायामा का शुक्रिया अदा करता है। हानायामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर यार, बाकी हानमा का नाम सुनने के बाद आसपास के शिनशिनकाई डोजो के मेंबर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सारे आपस में बातें करने लगते हैं। यह है वो लेजेंडरी टीनेजर जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके बाद बाकी कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के, नजर से नजर मिला के सीधा पिकल के सामने जा खड़ा होता है। बाकी उसे अपनी नजरों के सामने देख के बोलने लगता है, वाह, जितना सुना था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हो, काफी ज्यादा खूबसूरत। बाकी पिकल को चलते फिरते एक डेडली वेपन पाता है। रनिंग, लीपिंग, कैचिंग, हंटिंग, ग्रैपलिंग और काफी ज्यादा कुछ। बाकी इससे काफी ज्यादा खूबसूरत वेपन पाता है। और मैं पहले ही बता दूं, बाकी को यहाँ पे एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे माना जाता है। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, इंक्लूडिंग कारो हानायामा, बाकी इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये मैं नहीं बोला, बल्कि स्टोरी में हमें खुद यहाँ पे बताया जा रहा है। पर यहाँ पे बाकी पिकल से बोलने लगता है, मैं माफी चाहता हूँ पिकल, पर मैं यहाँ पे सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तब मुझे टोकुगावा से मालूम पड़ा था कि तुम फरार हो चुके हो, तो मैंने हानायामा से कहा था कि तुम्हें वो ढूंढ निकाले ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। यहाँ पे पिकल जो है, पिकल महसूस कर पाता है कि बाकी कोई आम बच्चा नहीं है। इसे महसूस करके पिकल बिल्कुल यूजिरो हानमा की तरह अपना फिस्ट बाकी के सामने लाता है। और जब बाकी भी अपना फिस्ट पिकल के साथ मिलाता है, हम देख पाते हैं पिकल बिल्कुल यूजिरो हानमा की तरह ही उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बाकी को जमीन पे पटकने की कोशिश करता है। पर इससे पहले ही बाकी अपना बैलेंस बरकरार रख लेता है। और यार, ये साबित करता है कि पिकल आखिर कितनी जल्दी मूव को बिना ट्रेनिंग के बस देख के ही सीख लेता है। बाकी तो ये देख के ही चौंक जाता है कि इसने ये मॉडर्न टेक्निक कहाँ से सीखी। पिकल को यहाँ पे काफी ज्यादा फख्र महसूस होने लगता है कि उसने कुछ नया सीखा है। लेकिन पिकल की यही हरकत बाकी हानमा को ट्रिगर कर डालती है। बाकी की रगों में इस वक्त उसके फादर का खून दौड़ रहा है। जब बाकी चैलेंज को देखता है, उसकी बॉडी खुद उसकी तरफ भागती चली जाती है। इस वजह से बाकी खुद को कंट्रोल ना कर पाता और सीधा अपनी किक पिकल के मुंह पे दे मारता है। इसके बाद ही कहीं जाके बाकी को होश आती है कि हाँ यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी लगातार पिकल से माफी मांग रहा होता है। पिकल को यहाँ पे मालूम होता है कि बाकी एक वर्दी अपोनेंट है। तो यहाँ पे पिकल अपने इशारों से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से बाकी को ये कहने की कोशिश करता है कि मेरे पीछे आओ। इसी तरह पिकल, कारो हानायामा और बाकी यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके कुछ देर बाद यहाँ पे कात्सुमी पहुंचता है। वो भी अपने बंदों से सब ये जानने के लिए कि पिकल और कारो हानायामा बाकी यहाँ से चले गए हैं। कात्सुमी को काफी गुस्सा चढ़ा होता है, लेकिन फिर वो ये बोलने लगता है, ऐसे चाहे जो भी हमारा मेन गोल था रेट्सु का बदला लेना, अब फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लेता या कोई और। पर ये सुनने के बाद शिनशिनकाई डोजो के मेंबर्स कात्सुमी को इंसिस्ट करने लगते हैं। बात इससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। पिकल ने हमारे और बंदों को भी मारा है। अब तो हमारे पास एक से ज्यादा वजह है। हम चाहते हैं कि पिकल को आप हराए। और यार, मैं पहली बता दूं, यूजिरो हानमा की वजह से कात्सुमी काफी ज्यादा चेंज हो चुका होता है। अब सिचुएशन को काफी मेच्योर तरीके से हैंडल करता है। और इसी के साथ वो अपने बंदों के आगे अपना सर झुकाते हुए, उन्हें इज्जत देते हुए पहली बार बोलने लगता है कि मेरी मदद करो। कात्सुमी का पहला कदम है कि वो उनका रियल मास्टर कैसे खिलाएगा। पहले वो उनका ट्रस्ट हासिल करेगा। उस इसी में कहानी डोपो और रोची पे जाती है, जो कि अब यहाँ पे बिस्तर डाल के यहीं पे सो रहा होता है। और वो खुद से बातें करते हुए बोलने लगता है कात्सुमी, तुम वाकई में पूरे तरीके से बदल रहे हो। उसी और कहानी अंडरग्राउंड एरिना जाती है, जहाँ पे पिकल बाकी को अपने साथ अंडरग्राउंड एरिना ले आया होता है। ये देख के टोकुगावा बाकी से बोलने लगता है, बाकी तुम्हें इसका मतलब तो मालूम है ना, पिकल यहाँ पे तुमसे खुद पंगा ले रहा है। तो बताओ, एज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर होने के नाते तुम कैसे रिएक्ट करोगे। इस पर बाकी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होके उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने लगता है। अगर यहाँ पे कारो हानायामा बाकी को रोकता तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो बाकी को जरूर बोलता है, याद रखो बाकी, तुम अपने नियम्स के खिलाफ जा रहे हो। मुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था, जो करते हो करो। ये सुन के अब बाकी को भी मालूम पड़ने लगता है कि वो अपनी 5 साल वाली गलती दोबारा से करने को जा रहा है। 5 साल पहले स्ट्रॉन्ग होने के लिए बाकी जंगल में जाके सबसे खतरनाक जानवरों से पंगा लेता था और उन्हें मार डालता था। यहाँ तक हम सबको पता है बाकी का जंगल में एक 20 दोस्त भी है, पर उसके पेरेंट्स को भी यहाँ तक बाकी ने खुद ही मारा है। और बाकी को इस बात का काफी पछतावा है। यही वजह से बाकी अपनी एक्साइटमेंट को अपनी बॉडी पे भारी पड़ने नहीं देता। बाकी पूरे तरीके से रिलैक्स होके अपनी कहानी बता
जा रहा होता है कि बस नजर चपकते ही देखते पिकल आंखों की सामने से गायब हो जाता है और बस एक ही झटके में एक गंदा किस्म का वार बाकी पे करता है, जो कि सीधा बाकी को उड़ा के स्टेडियम के एक कोने से दूसरे कोने में फेंक डालता है। और बस ये काफी होता, बाकी यहीं पे बेहोश हो जाता है। हम देख पाते हैं बाकी को डिफीट करने के बाद पिकल काफी खुशी से डांस कर रहा होता है और अपना हाथ ऊपर उठा रहा होता है, अपने फिस्ट को ऊपर करके वो ये बताना चाह रहा होता है कि तुम लोगों का बाकी मेरे किसी काम का नहीं है। यही देख के टोकुगावा कोरो हानायामा से बोलता है, जल्दी से बाकी को उठा के यहाँ से भागो, इससे पहले पिकल जाके बाकी को ही खा ले। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी सीन में हम एक बार फिर से काटसुमी को देखते हैं, जो कि अपने हाथ के थंब के दम पे अपनी पूरी बॉडी को उठा के पूरे डोजो का चक्कर काट रहा होता है। यहाँ पे उसे अपने फादर टोपो ओरोची की याद सितारी होती है। टोपो ओरोची ये चीज डोजो के सारे मेंबर्स को बता रहा होता है। वो बताता है इसी थंब की पावर का फिर इस्तेमाल करके अपने पूरे फिस्ट को टाइट कर बैठो और बस ये काफी है, अपने एक ही वार से बैंग किसी का काम भी तमाम कर सकते हो। याद रखो उस वक्त काटसुमी काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था। काटसुमी अपने स्ट्रॉन्ग होने की कोशिशों में जारी होता है कि पीछे वो अपने पीछे रेट्सू को पाता है। यहाँ पे रेट्सू आते सारी कहने लगता है, मेरे दोस्त मैंने कुछ नया सुना है, सुनने में आया है मेरी हार के बाद शिशिकाई डोजो के मेंबर्स अपने मुंह से आग को गोल ले है और वो आग बदले की आग है। तुम लोग मेरा बदला लेना चाहते हो। आखिर तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारा मास्टर नहीं लड़ सकता और तुम मेरे स्टूडेंट होते हुए उससे हरा सकते हो। काटसुमी अपने मास्टर रेट्सू के आगे अपना सर झुका के बोलने लगता है, मैं जानता हूँ यहाँ तक सीकिंग रेट्सू के मार्शल आर्ट कंफू भी उसके आगे घुटने टेक गए, इसी वजह से तो मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, वो भी अपने कराटे की हिस्ट्री का इस्तेमाल करके। सुन के रेट्सू को एक बात तो समझ में आ जाती है और वो यहाँ पे कहता है, अब समझा, मेरा बदला लेने तो एक बहाना है, तुम मुझसे खुद लड़ना चाहते हो। और इस बात से यहाँ तक काटसुमी खुद भी इनकार नहीं करता। रेट्सू यहाँ पे फिर उसे सवाल पूछता है कि तुम्हें वाकई में लगता है तुम्हारे कराटे उससे हरा सकते हैं। काटसुमी इसके जवाब में कहने लगता है, मेरे फादर बोला करते थे कराटे का रूल है, अगर तुम लड़ सकते हो तो लड़ो, अगर नहीं लड़ सकते तो ना लड़ो। पर दुनिया में कुछ ऐसे बैटल होते हैं जो तुम्हें हर हालत में लड़ने होते हैं, चाहे तुम हारो या जीतो। आखिर इतना सब कुछ सुनने के बाद रेट्सू यहाँ पे बोलने लगता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कात्सुमी, तुम वाकई में बदल चुके हो। चाहे जरूर मेरी भी फिजिकल फॉर्म बदल चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। चाइनीज की 4000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री है, यहाँ पे 4000 साल पूरे हो चुके हैं। अगर तुम चाहो तो काटसुमी तुम 4000 का आगे का पहला साल कैरी कर सकते हो। तुम्हारे कराटे को अभी भी सिर्फ और सिर्फ 500 साल हुआ है, पर मुझे लगता है तुम चाइनीज के 4100 साल का पहला साल कैरी कर सकते हो। सिर्फ साल को कैरी आउट करने से चाइनीज मार्शल आर्ट आगे नहीं बढ़ेगी, उसका मतलब है कि इसमें कुछ नया ऐड करो, कुछ नई हिस्ट्री बनाओ। तो वो काटसुमी को ये बताना चाह रहा है कि तुम इस काबिल हो कि तुम यहाँ तक नई टेक्निक्स भी बना सकते हो और तुम्हारा नाम चाइनीज की हिस्ट्री में आएगा। काटसुमी इस ऑफर से इनकार करते हुए बोलने लगता है, मैं कराटे के 500 साल का पहला साल कैरी करना चाहूंगा, कराटे पर्सन हूँ और मैं कराटे के रास्ते को ही फॉलो करूंगा। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि काटसुमी आखिर किस कदर मैच्योर हो चुका है। काटसुमी इधर उधर भागता था, कोई इसका सीधा रास्ता नहीं था, पर अब इसने अपने लिए सीधा रास्ता चुन लिया। इसका मतलब है काटसुमी अब हिस्ट्री बनाने को जा रहा है कराटे की। तभी रेट्सू उससे इजाजत मांगने लगता है कि मैं तुम्हारे 500 साल के आगे पहला साल बनाने में मदद करना चाहूंगा। ये सुन के काटसुमी को थोड़ी सी फिक्र होने लगती है कि कहीं चाइनीज और कराटे आपस में मिक्स ही ना हो जाए। वो ये सोच रही होता है कि रेट्सू उससे रिस्पेक्ट शो करते हुए बोलने लगता है, प्लीज मुझे इजाजत दो। तो काटसुमी को ये भी मालूम होता है कि रेट्सू इज अ ग्रेट मास्टर। ओ हाँ यार, अब दोनों के दोनों एक दूसरे को बाव करते हैं और एक दूसरे की ऑफर को अपसेट करते हैं। ओ हाँ यार, तुम लोग कह सकते हैं कंफू और कराटे का आपस में कोलैब हो रहा है। सारी सी बात है, अब कुछ नई हिस्ट्री बन के ही निकलेगी। कहानी टोपो ओरोची पे जाती है, जो कि इधर ही मौजूद होता है शिनशिनकाई डोजो के हेडक्वार्टर के ऑफिस में, और वो यही सोच रहा होता है मेरा बेटा काफी बड़ा हो चुका है। इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।